तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम बात करेंगे राजभाषा, फाइनेंशियल और स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारे क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो आगामी होने वाले ग्रुप बी का एलडीसी एग्जाम हो, चाहे जेई का हो, चाहे वो वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो। इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम जो रेलवे में होते हैं, उनसे रिलेटेड सारे एग्जाम के लिए हमारा ये क्लास इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहां हम ना केवल सवालों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी बताएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हमारा चैनल है वर्क्स वंडर। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो केंद्रीय कर्मचारी है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए जो सबसे एलिमेंट्री हिंदी कोर्स है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबोध। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रबोध। प्रबोध जो है सबसे बेसिक, सबसे एलिमेंट्री जो है पाठ्यक्रम है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आता है प्राज्ञ, और क्या है? प्रवीण। ये तीनों ही हैं जो हिंदी के पाठ्यक्रम है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आते हैं। तो आपको बताते चले कि जो हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है, चाहे वो हिंदी का प्रबोध हो, प्रवीण हो, प्राज्ञ हो, इन तीनों के लिए क्या है? नगद पुरस्कार की भी जो है प्रावधान किया गया है हिंदी कोर्स के अधीन, जिसके अंतर्गत क्या क्या मिलता है? नगद पुरस्कार मिलता है, जिसका जो वर्तमान दरें है क्या है? निम्न है। अगर कोई प्रबोध परीक्षा जो है 70% या उससे अधिक अंक से पास करता है, तो उसको कितना मिलेगा? 1600 रुपए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी अगर प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंक से प्राप्त करता है तो 1600 रुपए, 60% अंक से लाता है परंतु 70 से कम लाता है तो उस केस में 800 रुपए, अगर 55% से अधिक किंतु 60 से कम लाता है तो उस केस में उसे 400 मिलेगा। वहीं प्रवीण की बात करें तो प्रवीण में 70 से अधिक लाने पे 1800, 60 या उससे अधिक परंतु 70 से कम लाने पर 1200, और 55 से अधिक किंतु 60 से कम लाने पर 600 रुपये मिलेगा। तो 18, 12, 600। इसके अलावा प्राज्ञ की बात करें, प्राज्ञ की बात करें तो इसमें 70 से अधिक लाने पर 2400 रुपये, 60 से अधिक या फिर 70 से कम लाने पर 1600 रुपये, 55 से अधिक किंतु 70 से कम लाने पर 800 रुपये मिलेगा। इसके अलावा जो हिंदी शब्द संस्थान, जो हिंदी टाइपिंग है, उसमें भी अगर 95% या उससे अधिक अंक लाता है तो 2400 रुपये मिलेंगे। 95 या अधिक लेकिन 97 से कम लाता है तो मिलेगा 1600 रुपये। 90 से अधिक या 95 से कम तो 800 रुपये। इसी तरह अंशुलिपि, हिंदी अंशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड जो लिखते हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड जो रहेगा, उसमें 95% या उससे अधिक अंक लाने पर 2400 रुपये। ये सेम ही है, हिंदी टाइपिंग और हिंदी अंशुलिपि का दोनों सेम ही है, 2400, 1600 और 1800। अगर व्यक्तिगत प्रयास से कोई हिंदी योजना की परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे एक मुफ्त पुरस्कार मिलता है। प्रबोध परीक्षा अगर पास कर लेता है तो 1600 रुपये, प्रवीण परीक्षा पास कर लेता है तो 1500 रुपये, प्राज्ञ परीक्षा पास कर लेता है तो 2400 रुपये दिया जाएगा। ये था हिंदी पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो नगद पुरस्कार की व्यवस्था है, चाहे वो प्रबोध की बात हो, चाहे वो प्रवीण की बात हो, प्राज्ञ की बात हो, उन सब में कितने कितने जो नगद पुरस्कार दिए जाते हैं उसका ये डिटेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन बाय रेलवे मिनिस्ट्री फॉर राइटिंग नोवेल एंड स्टोरी बुक इन हिंदी।
तो रेल मंत्रालय द्वारा नोबेल या फिर स्टोरी बुक लिखे जाने पर जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद्र पुरस्कार। क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है प्रेमचंद पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अगर कोई नोवेल लिखता है या फिर स्टोरी की किताबें लिखता है, कहानी की किताबें लिखता है, तो उसके इसमें उसे क्या मिलेगा? रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया जाता है। वहीं वो अगर कविताएं लिखता है या फिर काव्य संग्रह, जो काव्य संग्रह है, अगर वो जो है सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह लिखता है तो उसको कौन सा मिलेगा? काव्य संग्रह लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो है दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई रेल से संबंधित तकनीकी विषय, मतलब जो टेक्निकल विषय है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तकनीकी विषय यानी तकनीकी विषय यानी टेक्निकल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो किताबें लिखती है, हिंदी में लिखता है, हिंदी में लिखता है, तो उस केस में उसे क्या मिलेगा? लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन योजना के तहत पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री पुस्तक लेखन योजना, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन योजना जो है उसके तहत पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोई भी कॉपी नहीं होना चाहिए किसी और भाषा से, खुद का लिखा होना चाहिए, अपने विचार उसमें होने चाहिए, अपने जो ज्ञान है उसमें होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हमारा ये जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड इन एनुअल प्रोग्राम फॉर गिविंग आंसर इन हिंदी फॉर द लेटर रिसीव्ड इन हिंदी। तो जो भी पत्राचार हिंदी में होते हैं, अगर कोई लेटर हिंदी में रिसीव होता है तो उसका जो टारगेट होता है उसका जवाब देने का, तो 100% जो होता है उसको हिंदी में ही देना है। जो भी पत्र लेखन हिंदी में होता है, हिंदी में रिसीव होता है किसी भी ऑफिस को, किसी भी शाखा को, तो उसका जवाब क्या है? उसका टारगेट 100% जो है हिंदी में ही देना रहता है। ये क्या है? हिंदी का जो विकास है राष्ट्रभाषा का, उससे संबंधित जो टारगेट रखा गया है वो कितना रखा गया है? 100% रखा गया है, 100% रखा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन अ डॉक्यूमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इफ एनी वायलेशन ऑफ द पॉलिसी इज फाउंड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कहने का मतलब है कि राजभाषा एक्ट के तहत, कानून के तहत, अगर कोई भी वायोलेशन होता है पॉलिसी का, जो क्या है फॉलो नहीं किया जाता, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो वो ऑफिसर जो साइनिंग द डॉक्यूमेंट, ऑफिसर साइनिंग द डॉक्यूमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ पॉलिसी इज फाउंड। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो ऑफिसर उस पर साइन करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, जो सेक्शन 33 है वो कब से फोर्स में आया था? सेक्शन 33 जो राजभाषा एक्ट का, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का जो सेक्शन 33 है वो कब आया था? वो लागू कब आया था? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 26 जनवरी 1965 को जो है ये फोर्स में आया था, लागू हुआ था। राजभाषा एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1965। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वीवीआई हो जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या बोला गया है कि भारत का जो संविधान है उसके 8वें जो शेड्यूल है उसमें कौन सी विदेशी भाषा को जोड़ा गया है? उसमें कौन सी विदेशी भाषा जोड़ी गई है? तो इसका सही आंसर है नेपाली।
सही आंसर क्या है? नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया है। दोस्तों, आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। साथ ही साथ सबसे लेटेस्ट जोड़ी गई भाषाओं के बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितनी भाषाएं हैं और सबसे लेटेस्ट कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। तो ये आप कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, राजभाषा से रिलेटेड। क्या पूछा गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि जो भारतीय संघ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो कौन सा होगा? तो ये हमें बताता है आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद जो है 343 हमें बताता है कि भारत जो संघ है उसकी भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। 343 में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी है राजभाषा से रिलेटेड। राजभाषा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे क्या है, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस रखेंगे तो सारे के सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल वाज फ्रेम्ड इन ईयर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल की बात की गई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, राजभाषा नियम की बात की गई है। नियम कब लागू हुआ था, कब फ्रेम्ड हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में फ्रेम्ड हुआ था। अमेंडेड कब हुआ था, मतलब इसमें संशोधन कब किया गया था? अमेंडेड हुआ था, अमेंडेड हुआ था 1987 में। राजभाषा नियम 1976, राजभाषा नियम 1976, अमेंडेड हुआ था 1987। राजभाषा नियम 1976, अमेंडेड इन 1987। वहीं अगर राजभाषा कानून की बात की जाए, एक्ट की बात की जाए, तो वो हुआ था 1963 को। कब हुआ था पास? पार्लियामेंट से कब पास हुआ था? 1963 को पास हुआ था। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। याद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एस्टेब्लिशमेंट का। इसमें पूछा गया है इन नॉर्मल केसेस मैक्सिमम हाउ मेनी डेज मेडिकल लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय residing in an area covered by the railway health service without producing the medical certificate from the railway medical officer, railway medical officer। आसान भाषा में बोले तो अगर कोई रेल कर्मचारी जो है रेलवे हेल्थ सर्विस के कवर्ड एरिया, जहाँ पे रेलवे हेल्थ सर्विस मौजूद है, उस एरिया में रहता है, तो कितने दिनों तक का मेडिकल लीव जो है बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के वो ग्रांट करवा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। तो ऐसा 3 दिनों तक, 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर कोई मेडिकल लीव में जाता है, और मेडिकल लीव में क्या है, आरएमसी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, रेलवे मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर आरएमसी। जब हम लोग सीख हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें फिट सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर हम लोग अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जम्पशन रखा गया है कि अगर कोई रेल कर्मचारी जो है वैसे क्षेत्र में रहता है जहाँ पे रेलवे हेल्थ सर्विस, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, रेलवे हेल्थ सर्विस क्या है, अवेलेबल है, तो उस केस में अगर वो 3 दिनों तक का मेडिकल लीव लेता है तो उसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका लीव जो है, मेडिकल लीव जो है कंसिडर किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ रेलवे एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू गिव इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट इफ द वैल्यू ऑफ सेल परचेज और बोथ इन शेयर सिक्योरिटीज
debentures or mutual fund etc by him a year exceed his dash basic pay। तो क्या बोला गया है कि अगर कोई रेल कर्मचारी क्या करता है, क्या खरीद करता है, शेयर खरीदता है, फंड्स खरीदता है या फिर सिक्योरिटीज खरीदता है, तो उस केस में अगर उसका अमाउंट क्या होता है, 6 महीने की बेसिक सैलरी से, बेसिक पे से ज़्यादा हो जाता है। अगर वो जितने का खरीदता है, मान लीजिए 1 लाख का खरीद लिया, क्या किया, 1 लाख का खरीद लिया, तो ये क्या हुआ, उसके मान लीजिए 6 मंथ के बेसिक पे से ज़्यादा हो गया, तो उसकी सूचना उसको क्या करना पड़ेगा, रेलवे को देना पड़ेगा। 1 साल के अंदर अंदर अगर वो खरीदता है जितने भी शेयर, जितने भी सिक्योरिटीज, डिवेंचर या फिर म्यूचुअल फंड जिसका में इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में अगर वो अपने बेसिक 6 महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा का खरीद लेता है, तो उसे रेलवे को ये सूचना देनी पड़ेगी, इंटीमेशन डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी जो है हमारा रिलेटेड है इस्टेब्लिशमेंट से। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हमारा ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमें अपने लाइक से, अपने शेयर से, अपने सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA। तो हम लोग के पास जो भी रेल कर्मचारी हैं उनको रेलवे की तरफ से क्या होता है, एक सुविधा दी जाती है कि अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होता है, रेलवे की तरफ से हाउस बिल्डिंग एडवांस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HBA बोलते हैं, वो दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम दिया जा सकता है 34 महीने, 34 मंथ बेसिक पे सब्जेक्टिव टू मैक्सिमम ऑफ 25 लाख। मतलब 34 महीने की बेसिक पे के बराबर जो है वो HBA एडवांस दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई लोको पायलट है, अब उसकी 34 महीने का जो बेसिक पे है वो 25 लाख को पार कर जाता है, मान लीजिए हो जाता है 28 लाख हो जाता है, तो उसको कितना मिलेगा, उसको 25 लाख ही मिलेगा। तो मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, 25 लाख दिया जाता है। ऐसे कितना मिलता है, 34 मंथ ऑफ बेसिक पे दिया जा सकता है मैक्सिमम। अगर एग्जिस्टिंग हाउस, मतलब जिसमें रह रहे हैं, एग्जिस्टिंग हाउस का क्या करना है, एक्सपेंड करना है। मतलब मान लीजिए 5 रूम का कमरा है और 4-5 रूम बनाना है, तो एग्जिस्टिंग हाउस का जो एक्सपेंड करना है तो उस केस में कितना मिलेगा, 10 लाख रुपया मिलेगा। नया घर के केस में कितना मिलेगा, नया घर के केस में मिलेगा मैक्सिमम 25 लाख। अगर एग्जिस्टिंग हाउस का एक्सपेंडेशन करना तो उस केस में मिलेगा 10 लाख मिलेगा। अब इसका जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो है, वो जो सैंक्शन ऑथोरिटी है वो HBA का कौन है, तो जितने भी नॉन गेजेटेड स्टाफ हैं, जितने भी नॉन गेजेटेड स्टाफ हैं उनका जो सैंक्शन ऑथोरिटी है, उनका जो सैंक्शन ऑथोरिटी है वो कौन होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा या फिर DRM। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD होंगे या DRM हो सकते हैं। अगर जो गैजेटेड ऑफिसर हैं एक्सेप्ट HOD, मतलब जो प्रिंसिपल रैंक के हैं, उनको छोड़कर सबका जो कौन करेंगे, एडिशनल जनरल करेंगे, एडिशनल जनरल मैनेजर करेंगे, जितने भी गैजेटेड ऑफिसर हैं। HODs के कौन करेंगे, HOD के जो सैंक्शन ऑथोरिटी हैं, जितने भी HODs हैं, PCST, PCME, PCPO, जितने भी हैं उनके कौन कराएंगे, उनका कौन करेंगे, उनके GM करेंगे, जनरल मैनेजर करेंगे, उनका सैंक्शन ऑथोरिटी जो है जनरल मैनेजर होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अ रेलवे जो ग्रुप बी रेलवे एम्प्लॉय है वो, अ ग्रुप बी
railway employee has been imposed with the penalty of holding of 3 full set of privilege pass in a year. His son will be entitled to dash, यहाँ पे क्या बोला, हाफ सेट ऑफ स्कूल पास ड्यूरिंग दैट ईयर. मान लीजिए क्या है, कोई रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय है, उन्हें क्या है पनिशमेंट के तौर पर क्या किया गया, 3 सेट ऑफ पास को बंद कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया उस साल के लिए. तो उनके बेटे को मिलने वाले हाफ सेट की संख्या कितनी होगी उस साल में? तो इसका सही आंसर होगा 6 हाफ सेट मिलेगा. दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक ग्रुप बी ऑफिसर को जो है मैक्सिमम एक साल में कितना प्रिविलेज पास मिलता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस issuing of privilege pass between two station through a route which is longer than the shortest route between these station is not permissible. क्या बोला है कि किस केस में, इन विच केस इशू ऑफ प्रिविलेज पास बिटवीन टू स्टेशन थ्रू अ रूट विच इज लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन दिस स्टेशन इज नॉट परमिसिबल. तो किस केस में नहीं अवेलेबल है? अगर ट्रेन में बेटर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है फॉर द लॉन्गर रूट, तो उस ये जो है ये कंसिडर नहीं किया जाएगा. इसके अलावा अगर क्या है, अगर 15% जो है अगर ज़्यादा है तो उस केस में लॉन्गर रूट से भी जाया जा सकता है. पर अगर ऐसा है कि लॉन्गर रूट से बेटर फैसिलिटी है तो उस केस में इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा. यहाँ पे बोला है इज नॉट परमिसिबल. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर arising suggestion and grievances by the railway pensioners and for solving the pension related issue. क्या बोला गया है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा रेलवे पेंशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसका सजेशन या फिर शिकायत जो है उसको सुना जाएगा, उससे रिलेटेड इशू को सॉल्व किया जाएगा. तो इसका सही आंसर है अर्पण, ARPAN. अर्पण जो है पेंशन रिलेटेड इशू सॉल्विंग के लिए बनाया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. पेंशन अर्पण का फुल फॉर्म क्या है? अर्पण का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क. अर्पण का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क जो है अर्पण का फुल फॉर्म है. इसमें क्या होता है, रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क है जहाँ पे क्या है पेंशन भोगी जिनको पेंशन दिया जाता है उनकी शिकायतें, सूचना और सुझाव जो है उपलब्ध कराया जाता है और उसमें समय समय पर सुधार भी किया जाता है. ये क्या है, रेल मंत्रालय द्वारा हैंडल किया जाता है, रेल मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर टू एग्जामिन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ एनी प्रपोज्ड रेलवे प्रोजेक्ट इज. क्या बोला गया है कि वो कौन सा सबसे कॉमन पैरामीटर है जो क्या करता है फाइनेंशियल वायबिलिटी को बताता है किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट से. अब ये फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब पहले हम लोग जान लेते हैं. फाइनेंशियल वायबिलिटी मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब होता है किसी भी कंपनी के पास चालू खर्च, मतलब जितना वो अभी खर्च कर रही है, साथ ही साथ जितना उस पर कर्ज है, उसके लिए क्या हो, उसके पास जरूरी नकदी जो है वो होना चाहिए, उसकी परवाह है, उसका फंड होना चाहिए ताकि वो क्या करे, अपनी कंपनी का जो वांछित विकास है वो कर सके, साथ ही साथ जो ग्राहकों से उम्मीदें हैं उससे वो उसको भी पूरा कर पाए. तो इसका सही आंसर है रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न जो है
वो पैरामीटर है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है वो देखा जाता है। वो किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट का जो भी होता है उसका सबसे कॉमन पैरामीटर है रेट ऑफ रिटर्न। कितना जो रिटर्न दिया जाता है, कितना रिटर्न मिलता है, वो देखा जाता है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है स्टेटमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर of the government of India for that year referred to as a annual financial statement is properly called। तो जो रेलवे का एस्टिमेटेड है, रिसिप्ट है, और जितना खर्चा होगा, मतलब जितना उसका व्यय है और जितना आय है, जितना खर्चा करने वाला है और जितना इनकम होने वाला है, तो उसका जो टोटल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉपरली क्या कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, एनुअल बजट है। क्या नाम है उसका नाम, एनुअल बजट के नाम से भी इसको जाना जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही एनुअल बजट कहते हैं हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है which work are carried out under the plan head 31 of रेलवे बजट। तो जो हमारा रेलवे बजट है उसके अंतर्गत प्लान हेड 31 में क्या आता है, तो इसका सही आंसर है ट्रैक रिन्यूअल से संबंधित है। प्लान हेड 31 क्या है, ट्रैक रिन्यूअल से संबंधित है। तो आइए अलग अलग प्लान हेड के बारे में जानते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, आप इसका रिवीजन कर लें 2-3 बार। प्लान हेड 11 प्लान हेड क्या आता है, न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन। जो भी नए लाइन कंस्ट्रक्शन है प्लान हेड 11 में आता है। प्लान हेड 12 में आता है परचेज ऑफ न्यू लाइन्स, जितने भी खरीदारी होनी है न्यू लाइन से संबंधित। 13 है रिस्टोरेशन ऑफ डिसमेंटल्ड लाइन, जो भी डिसमेंटल लाइन उसका रिस्टोरेशन करने के लिए। 14 है गेज कन्वर्शन के लिए। 15 है डबलिंग से रिलेटेड के लिए। 16 है ट्रैफिक फैसिलिटीज़ के लिए। 21 है रोलिंग स्टॉक्स के लिए। 31 है ट्रैक रिन्यूअल्स के लिए। 32 है ब्रिज वर्क के लिए। 33 है सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम वर्क्स के लिए। 34 है टेकिंग ओवर लाइव्स वायर फ्रॉम पीएनटी डिपार्टमेंट। 35 है इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स। 36 है अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स। 41 है मशीनरी एंड प्लांट्स। 42 है वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट। 51 है स्टाफ क्वार्टर्स। 52 है एमनिटीज एंड स्टाफ। 53 है पैसेंजर एमनिटीज अदर रेलवे यूजर एमनिटीज जो है 53 में है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम सवाल है द रिपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एंड इज टेकन अप टू द कंसिडरेशन बाय द डैश ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है वो किसके समक्ष रखा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा समक्ष जो है रखा जाता है। वही क्या करती है, चेक करती है कि सारा जो खर्चा है, सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट को जितना पैसा देती है उसका जो खर्चा है वो सही तरीके से किया गया है कि नहीं है। जो ऑडिट होता है उसका ऑडिट का रिपोर्ट हम लोग जो पैसा खर्चा करते हैं उस केस में ऑडिट जो है होता है, उस केस में वो रिपोर्ट जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में कौन देखता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है देखती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है। और जाते जाते आज का अंतिम सवाल, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विच द स्टोर परचेज ऑफ इंडियन रेलवे आर डेल्ट विद द आइटम ऑफ अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म इज नेम्ड। मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसके तहत जो स्टोर से रिलेटेड परचेज होते हैं वो इंडियन रेलवे द्वारा किया जाता है इस साइट पे। तो इसका सही आंसर है जैम। जैम का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैम का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसी के साथ यही समाप्त होता है आज के हमारे क्वेश्चन आंसर का सीरीज। ये है हमारा फोन पे, आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं इस फोन पे। साथ ही साथ यहीं पे ख़त्म होता है आज का हमारा क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें।